दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मेरठ 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? और दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों ये सारे ही प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट। दोस्तों ईस्ट में जो प्रजनन होती है वह मुकुलन विधि के द्वारा होती है। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों ये महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही आज हम जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, फूल में नर जनन अंग होता है। तो दोस्तों फूल में जो नर जनन अंग पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। फूल में नर जनन अंग पुंकेसर होता है और दोस्तों जो स्त्री केसर जो होता है हमारा वो मादा जनन अंग होता है। हमारा अगला सवाल है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटा साइन आर होता है। दोस्तों ये होता है हमारा अपवर्तनांक का मान होता है। हमारा अगला सवाल है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों सामान्य दूरी के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। हमारा अगला सवाल है, दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। तो दोस्तों जो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति हैं वो कहाँ की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है, निकट की या दूर की? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों दूर दृष्टि का मतलब होता है दोस्तों कि दूर की वस्तु को आप देख सकते हैं, निकट की नहीं। और निकट दृष्टि दोस्त का मतलब होता है कि आप निकट की वस्तु को देख सकते हैं, दूर की वस्तु को नहीं। हमसे यहाँ क्या पूछा गया कि दूर दृष्टि वाले, तो दूर दृष्टि दोस्त का मतलब होता है कि हम दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? तो चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उसका झुकाव कम होता है और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका झुकाव ज्यादा होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है, जिसके कारण इसका झुकाव सबसे ज्यादा होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जब कांच से प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश को स्पेक्ट्रम में गुजारा जाता है दोस्तों तो क्या होता है? हमारा बैगनी रंग का जो झुकाव वो सबसे ज्यादा होता है। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों ये महत्वपूर्ण सवाल है, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को हमको किस क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है, यानी RS यानी रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 10 जोड़ 20 बराबर कितना हो जाता है दोस्तों? 30 ओम हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 30 ओम। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध 30 ओम होगा। हमारा अगला सवाल है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य कितना किया जाता है? तो दोस्तों हमारा यहाँ V का मान दे दिया है 12 वोल्ट और दोस्तों कूलाम का मान दे दिया है 2 कूलाम। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कार्य कितना होगा? तो W बराबर क्या होता है दोस्तों? V इंटू Q होता है। V हमारा कितना है? 12 है और Q का मान हमारा 2 है, तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 जूल। हमारा अगला सवाल है, विद्युत फ्यूज काम करता है। तो विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर काम करता है?
तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। जो विद्युत फ्यूज हम लगाते हैं दोस्तों परिपथ में, वह धारा के क्या होता है, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। जब धारा का मान अत्यधिक बढ़ता है तो क्या होता है, विद्युत फ्यूज टूट जाता है, परिपथ को वो तोड़ देता है। और अगर जब धारा नियमित रूप से रहता है दोस्तों तो उसमें परिपथ में क्या होता है, धारा गतिमान होती है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये महत्वपूर्ण सवाल है, साथ ही आज हम जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त ALP टेक्नीशियन या RPF की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। तो दोस्तों जब किसी नरम लोहा को धारावाही कुंडली के गर्भ में अंदर में रख दिया जाता है तो क्या बनता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक का वो रूप ले लेता है दोस्तों। जब भी किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के अंदर में रखा जाता है दोस्तों तो वो क्या होता है, विद्युत चुंबक का वो रूप ले लेता है। हमारा अगला सवाल है, 1 किलो घंटा वाट बराबर कितना होता है दोस्तों। तो 1 किलोवाट घंटा का तुल्य किसका होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। हमारा अगला सवाल है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। यूरेनियम का प्रयोग दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, H2 और O2 मुक्त होता है, तो H और O के आयनों का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों जब जल से होकर विद्युत धारा को हम प्रवाहित करते हैं तो जल का क्या होता है दोस्तों, अपघटन होने लगता है और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयन का अनुपात कितना होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2:1 दोस्तों। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है हमारा, 2:1 होता है। हमारा अगला सवाल है, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उपचयन अभिक्रिया। दोस्तों भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, तो यह उपचयन की अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। हमारा अगला सवाल है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है तो किसका निर्माण होता है। तो जब कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो किसका निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथाइन। हमारा अगला सवाल है, वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त ALP टेक्नीशियन या RPF की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार धातुएं। दोस्तों वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं, वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से जब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह वियोजित होकर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोर क्षार प्रक्रिया। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसके कारण इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, चीनी का आणविक सूत्र क्या है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, C12H22O11। दोस्तों चीनी का आणविक सूत्र होता है हमारा C12H22O11। हमारा अगला सवाल है, हमारा शरीर किस pH परास के अंदर कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, 7.0 से 7.8 तक। दोस्तों जो हमारे शरीर का परास होता है, pH परास होता है, वह 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है।
हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, साथ ही दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। और आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे, और जो भी हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। क्योंकि दोस्तों लिथियम और सोडियम इतने मुलायम धातु होते हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी था, आइंस्टीन। और लगभग सभी स्टूडेंट्स का सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।